नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ रहे थे, उसमें सामाजिक समस्या प्रधान जो उपन्यास है और जो उपन्यासकार है उनका वर्णन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम जो चरित्र प्रधान उपन्यासकार हैं उनमें जैनेन्द्र तक का जो अध्ययन हमने किया, अब हम इलाचंद्र जोशी के जो उपन्यास हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इलाचंद्र जोशी ने उपन्यास लिखा सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, मुक्तिपथ आदि उपन्यासों में चारित्रिक प्रवृत्तियों और व्यक्तिक परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। लेकिन जैनेन्द्र की तरह उसमें शुष्क कथानक नहीं है। उनके पास प्रत्येक उपन्यास में प्रयोग करने के लिए नए नए अनेक कथानक हैं और अनेक नई नई समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का परिस्थितियों और कथानक इनके पुनर्प्रयोग की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। तो एक ओर तो उनके पास कल्पना का वैभव है, तो दूसरी ओर अनुभूतियों का उनके पास एक संचित कोश है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने उपन्यासों को अधिक रसमयी बनाते हैं और सौंदर्यमयी बनाने में समर्थ रहे हैं। तो जैनेन्द्र के उपन्यास जो हैं, यदि पेंसिल से जो एक स्केच बनता है उसके समान है, तो इलाचंद्र जोशी के उपन्यास सतरंगी सूक्ष्म रेखाओं से सुसज्जित एक दिव्य चित्र हम उसको कह सकते हैं। तो जटिल दार्शनिकता पर जैनेन्द्र को एक अत्यधिक गर्व है। जोशी के उपन्यास जो है वो दार्शनिक जटिलता उसमें शून्य के बराबर है, लेकिन इलाचंद्र जोशी का जो सरलता है, भाषा प्रवाह है, शैली की जो प्रौढ़ता है, आज किसी भी उपन्यासकार में वो सब उपलब्ध नहीं है। तो कहीं कहीं इलाचंद्र जोशी भी दार्शनिकता प्रिय जो आलोचक हैं उनकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भी प्रबल आकांक्षा और विद्यार्थियों के काम की वस्तु बनाने के लिए उन्होंने दार्शनिक नीरस सिद्धांत का निरूपण करके उन्होंने अपने उपन्यासों को लिखा। तो ये उनकी औपन्यासिकता के हास का द्योतक कहा जा सकता है कि वो इसमें एक जंजाल की तरह उसमें फंस गए। सुबह के भूले और मुक्तिपथ जो उपन्यास हैं उनमें औपन्यासिकता का हास दिखाई देता है। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा। इन्होंने 3 वर्ष, आखिरी दांव और टेढ़े मेढ़े रास्ते, इनमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेशों को दृष्टिगत रखते हुए मनोविश्लेषण को इन्होंने प्रधानता दी है। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी जो उपन्यास लिखा वो 2 भागों में है, और नदी के द्वीप उपन्यास लिखा। इन दोनों ही उपन्यासों में ऐसा चित्रण है जो युवा मन की जो कुंठाएं हैं उनको उसने उसके अंतर्गत रेखांकित किया है। तो अज्ञेय के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषणकर्ताओं के द्वारा जो उन्होंने एक सिद्धांत के अनुकूल अपने उपन्यासों के पात्राओं के चरित्र को सूक्ष्मता से उन्होंने चित्रित किया है। तो चरित्र चित्रण को इनमें अधिक प्रमुखता दी गई है, और उसके सामने जो उपन्यास के अन्य तत्व होते हैं वो गौण दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनमें सामाजिक परिस्थितियों के स्थान पर व्यक्ति की जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं उनके विश्लेषण को विस्तार मिलना स्वाभाविक ही था। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे प्रकार के जो उपन्यास हैं, जो साम्यवादी उपन्यास। तो इस वर्ग में साम्यवादी दृष्टिकोण से लिखे गए उपन्यास आते हैं, जिसमें प्रमुख है राहुल सांकृत्यायन और यशपाल। इनसे भी आप परिचित हैं। तो राहुल सांकृत्यायन के साम्यवादी उपन्यास जिनमें है सिंह सेनापति और वोल्गा से गंगा। तो दोनों उपन्यासों में रूसी साम्यवादी जो विचारधारा है उसका प्रतिपादन उसमें किया गया है। और यशपाल, इन्होंने उपन्यास लिखा था दादा कामरेड।
देशद्रोही और मनुष्य के रूप। तो इसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष और मनुष्य के जो वर्ग विषमता है, वर्ग संघर्ष और वर्ग विषमता, इनका चित्रण उसमें सामाजिक क्रांति का समर्थन करते हुए इन्होंने किया है। उसके बाद है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों को देशकाल प्रधान उपन्यास कहा जाता है। तो इस वर्ग में देशकाल प्रधान या ऐतिहासिक उपन्यास आते हैं। तो ऐतिहासिक कथानकों की ओर हिंदी उपन्यासकारों का जो ध्यान है वो पहले ही चला गया था। तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वालों में हैं किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी ने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिनमें ऐतिहासिकता का निर्वाह उन्होंने नहीं किया। उसके बाद है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिन्होंने अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिनमें उनका सर्वोत्कृष्ट जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो है वैशाली की नगरवधु। तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र, ये दो प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। और उसके बाद है यशपाल। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास है दिव्या, जिसमें तत्कालीन युग के संपूर्ण परिवेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और एक अन्य उपन्यास है उनका अमिता। उसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा को चरम विकास तक पहुंचा देने का एकमात्र श्रेय जाता है वृंदावन लाल वर्मा को। तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें है गढ़कुंठार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मृगनयनी। तो ये सब उनके उपन्यास जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, जिनमें इतिहास के अनेक जो विस्मृत प्रसंग हैं उनको एक नवीन जीवन प्रदान किया गया है। तो मृगनयनी जो इनका उपन्यास है उसमें ऐतिहासिकता और कल्पना, तथ्य और अवास्तविकता और मानव और प्रकृति, इन सब का एक बहुत सुंदर समन्वय और एक सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है रांगे राघव। नवीनतम ऐतिहासिक उपन्यासकारों में डॉक्टर रांगे राघव और उनके जो उपन्यास हैं अंधा रास्ता, सुनामी और भगवान एकलिंग, इन सब का विशेष महत्व रहा है। उसके बाद हम देखेंगे आंचलिक उपन्यास। तो किसी अंचल या प्रदेश विशेष के वातावरण को सजीव रूप में प्रस्तुत करने को आंचलिकता कहा जाता है। तो जिन उपन्यासों में ये प्रस्तुतिकरण होता है उन्हें आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। हिंदी उपन्यास के तत्वों पर आधारित नहीं, बल्कि ये एक स्वतंत्र और सर्वथा एक नवीन वर्ग होता है। तो वर्तमान काल में ऐसे उपन्यासों का विकास हो रहा है। ऐसे उपन्यासकारों में प्रमुख हैं उदय शंकर भट्ट, बलभद्र ठाकुर, नागार्जुन, तरनतारन, इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं। तो हिंदी आंचलिक उपन्यासों पर जो बांग्ला है उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो उपन्यास की इस परंपरा का जो श्री गणेश है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 के आसपास हुआ था। किनका? आंचलिक उपन्यास लिखने का। तो इसमें सबसे पहले है नागार्जुन। इनको हिंदी के सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। तो नागार्जुन ने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें हैं बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, रतिनाथ की चाची, इमरतिया, पारो, जमनिया का बाबा और दुखमोच, ये प्रमुख हैं। तो आंचलिक उपन्यास कला की दृष्टि से बाबा बटेश्वरनाथ एक अधिक मंजी हुई और एक सशक्त रचना मानी गई है। तो इसमें कथ्य का जो संतुलित निरूपण है और सजीव चित्रण, प्रसंगों का एक नई प्रणाली से संयोजन करना, वो सहृदय पाठक को आकर्षित करता है। बरगद वृक्ष का मानवीकरण करके इन्होंने हमेशा नवीन प्रयोग किए। बरगद जो है एक मानवीय संवेदनाओं से युक्त इसमें दिखाया गया है। उसके बाद है फणीश्वरनाथ रेणु। तो इनका जो प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल। तो मैला आंचल लिख करके इन्होंने आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में एक तहलका मचा दिया था। इस उपन्यास के प्रकाशन ने रेणु को रातों रात एक प्रसिद्धि, एक ख्याति के शिखर पर
ला करके बैठा दिया। तो इतनी ख्याति किसी भी साहित्यकार को बस एक इकलौती रचना पर कभी नहीं मिली है। तो इसमें बिहार जो प्रांत है, जो मेला अंचल है, उसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जो जिला है उसके मेरीगंज अंचल के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक इन सभी परिवेशों का एकदम वास्तविक चित्रांकन उन्होंने किया है। तो पूर्णिया जिले की स्थानीय बोली का जो प्रयोग है वो आंचलिकता की मांग है, पर कुछ जो स्थानीय शब्द हैं उनका प्रयोग भावबोध कराने में कठिन और जटिलता उत्पन्न करते हैं, तो जो कथा रस में बाधक भी सिद्ध माने गए। पर भले ही आंचलिकता प्रदर्शन में वे सफल हुए हैं। परती परिकृता, ये भी इनका फणीश्वरनाथ रेणु का ही प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद है रांगे रांगव। आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में रांगे रांगव का महत्वपूर्ण योगदान है। कब तक पुकारूं उनका एक चर्चित आंचलिक उपन्यास है, जिसमें जरामय पेशा आपराधिक कृति वाले नटों के जीवन का व्यापक और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो इन नटों की वैवाहिक जो मान्यताएं हैं वो सामान्य मानव से अलग इसमें दिखाई गई है। तो इनमें सांप्रदायिक मान्यताएं नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए वे अपने जो मूल निवास है वहाँ पर वो रहते हैं। तो यायावारी जीवन बिताना इनका एक जीवन यापन करने का मुख्य लक्ष्य दिखाया गया है। उसके बाद है उदय शंकर भट्ट। इनका जो आंचलिक उपन्यास है वो है लोक परलोक। तो जिन्हें इहलोक का या स्वर्ग का एक काल्पनिक चित्रण उसमें दिखाया गया है। फिर है बलभद्र ठाकुर। तो इनके उपन्यासों में प्रमुख हैं आदित्यनाथ और मुक्तावली और नेपाल की वो बेटी। तो ये इनके 3 प्रमुख आंचलिक उपन्यास माने गए हैं। उसके बाद है श्याम सन्यासी। इन्होंने एक ही आंचलिक उपन्यास की रचना की जो है उत्थान। फिर है तरन तारण। इन्होंने हिमालय के आंचल एक आंचलिक उपन्यास लिखा। इसमें लोक संस्कृति, लोकगीतों और लोक शब्दावली का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। तो इन सभी जो 5 वर्गों के अलावा एक 5 वर्ग कौन कौन से? एक सामाजिक उपन्यास, चरित्र उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। तो इन 5 वर्गों के अलावा एक प्रेमचंदोत्तर उपन्यास कार विभिन्न धाराओं में विभाजित होकर के विभिन्न रंग रूपों में उपन्यास साहित्य का सृजन कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6ठे दशक में अनेक ऐसे उच्च कोटि के उपन्यासों का प्रकाशन हुआ, जिनमें नए नए विषयों और नई शिल्प विधियों, नई शैलियों का प्रयोग दिखाई देता है। तो कुछ प्रमुख उपन्यासकार और उनकी जो उपन्यास हैं वो इस प्रकार है, जैसे यज्ञदत्त, जिनका उपन्यास है इंसान और अंतिम चरण, अंचल, जिनका उपन्यास है चढ़ती धूप, देवेंद्र सत्यार्थी, जिनका उपन्यास है रथ का पहिया, धर्मवीर भारती, जिनका उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, और राजेंद्र यादव का उपन्यास टूटे हुए लोग और प्रेत बोलते हैं। तो ये प्रमुख उपन्यास हैं। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का मैंने होटल चलाया, अमृतलाल नागर का एक उपन्यास बूंद और समुद्र और शतरंज के मोहरे, और लक्ष्मी नारायण लाल का बया का घोंसला और सांप, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का खग्रास, सत्यकाम विद्यालंकार का बड़ी मछली और छोटी मछली, याग्वेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास अनावत और अनंत गोपाल शेवड़े का भग्न मंदिर, यशपाल का उपन्यास झूठा सच, देवराज का अज्ञेय की डायरी, जीवन प्रकाश जोशी का विवाह ही मंजिल। ये सब साठोत्तरी जो 1960 के बाद के उत्कृष्ट उपन्यासों में इन सब के नाम आते हैं। इनके अलावा हिंदी में और भी अनेक उपन्यासकार इस विधा में योगदान कर रहे हैं, जिनमें देवी दयाल चतुर्वेदी, कंचन लता सबरवाल और हेमराज निर्मम, इन सब ने उच्च कोटि के उपन्यासों की रचना की है। और जो अनुदित उपन्यास हैं उसमें मौलिक उपन्यासों के अलावा हिंदी में पर राष्ट्रीय और भारतीय भाषाओं के उच्च कोटि के उपन्यासों के सुंदर अनुवाद भी बहुत संख्या में प्रस्तुत किए गए। इनमें हेमसन का आग जो बुझी नहीं, स्टीफेन ज्विग का विराट, मोबी डिक का लहरों के बीच ड्यूमा और कलाकार कैदी, बालजग का क्या पागल था, ये सब प्रशंसनीय उपन्यास माने गए हैं। भारतीय लेखकों में आरिंगपुड़ी मतलब अपने पराए,
भवानी आचार्य का शेर का संवार, खांडेकर का ययाति, विमल मित्र का साहब बीबी और गुलाम, ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास माने गए हैं। तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी उपन्यास साहित्य आज अनेक दिशाओं में तीव्र गति से अग्रसर है। उपन्यासकार एक यथार्थवादिता, प्रयोगशीलता और न्यूनताओं की जो प्रवृत्तियां हैं उससे बुरी तरह से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो कुछ उपन्यासकार कुंठाओं से पीड़ित, असफलताओं और असंतुलन से जो जर्जित है तथा जो पाश्चात्य सभ्यता है उसके आकर्षण में भटक गए हैं और वे साहित्य सृजन किसी को कुछ देने के लिए नहीं बल्कि जो अपनी कुंठाएं हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने किया। तो उपन्यास पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उसका जो क्षेत्र है मात्र सुशिक्षित समाज और शहरी जीवन तक सीमित हो गया है, पर अनेक उपन्यासकारों ने आंचलिकता को फैशन के रूप में ग्रहण किया। ग्रामीण जीवन की जो परिस्थितियां हैं और जो समस्याएं हैं उनका यथार्थ बोध बहुत कम रचनाओं में उपलब्ध होता है। तो इसी संदर्भ में सोमवीरा की चुनौती जो है वो अवलोकनीय मानी गई है कि उन्होंने कहा कि हमारा आधुनिक साहित्य केवल मध्यम वर्गीय नगर साहित्य इसलिए है क्योंकि हमारे अधिकांश साहित्यकार केवल इसी वर्ग की बातों को लेकर के केवल इसी वर्ग के लिए लिखते हैं। तो ग्रामीण लोगों, आदिवासियों, करोड़पतियों के जीवन पर, रात को सड़क पर सोने वालों पर, दिन में चना मूंगफली बेचने वालों के जीवन पर, भिखारियों पर, खिलाड़ियों पर, वैज्ञानिकों, मछुआरों, अछूतों, इन सब पर, मध्यम वर्ग के अलावा समाज के अन्य अंगों से संबंधित विषयों पर कितने साहित्यकारों ने कलम चलाई है और कितने को चलानी है। तो इन सब का उन्होंने वर्णन उसके अंतर्गत किया है। उसके बाद आता है आधुनिक प्रयोग। जो उपन्यास हैं उनका आधुनिक रूप में किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तो रचना शिल्प के क्षेत्र में उपन्यास में अनेक नए प्रयोग किए गए। उपन्यास के अंदर उपन्यास लेखन का जो महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ, इसके सफल प्रयोग का श्रेय जो जाता है वो जाता है अमृतलाल नागर को। तो जिन्होंने अमृत और विष उपन्यास के एक कथा लेखन की आत्मकथा और दूसरी ओर उन्होंने लिखी पटकथा। तो लेखन एक कथा का भोक्ता है तो दूसरे उपन्यास का प्रणेता है। तो उपन्यास लेखन संबंधी सहयोगी प्रयास भी नया प्रयोग है। सहयोगी उपन्यास जो है इनका 11 सपनों का देश, धर्मवीर भारती का उन्होंने इनका संपादन किया। तो इसका प्रथम और जो अंतिम अध्याय है वो धर्मवीर भारती ने लिखा है। कौन से उपन्यास का? 11 सपनों का देश। तो दूसरे से 10वें अध्याय को उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, इन सभी अन्य लेखकों ने लिखा है। तो ये एक सहयोगी उपन्यास माना जाता है। तो सभी ने आपस में सहयोग करके इस उपन्यास की रचना की है। दूसरे से 10वें अध्याय को उपन्यास लेखन में जीवन क्षेत्र का जो संकोच है वो भी नया प्रयोग है। तो इसमें अनेक वर्षों के जीवन चित्रण के स्थान पर कुछ घंटों या कुछ दिनों का चित्रण रहता है। जैसे यशपाल के 12 घंटे उपन्यास और अश्क के शहर में घूमता आईना उपन्यास में केवल 12 घंटे की कथा कही गई है। तो निर्मल वर्मा के वे दिन, उसमें पात्रों के जीवन के 3 दिनों को उकेरा गया है। तो शैली की दृष्टि से भी नए प्रयोग इनमें किए गए हैं। और पूर्व दीप्ति शैली का जो प्रयोग है वो त्यागपत्र में, मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग सन्यासी में, डायशी शैली का प्रयोग अजय की डायरी, इन उपन्यासों में किया गया है। तो इस प्रकार प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास विधा के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए गए। तो इस प्रकार जो उपन्यास हैं उनके मूल अर्थ और आधुनिक अर्थ में साम्यता नहीं रह गई, लेकिन विद्वानों ने उनका जो समन्वित रूप है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो उनके अनुसार उपन्यास में मानव जीवन को उसके अति निकट उपस्थित कर देने वाली विधा उपन्यास के रूप में मानी गई। तो इसी दृष्टि से ये नाम जो है वो सबसे उचित उनको प्रतीत हुआ। लेकिन यही कार्य नाटक और एकांकी और कहानी ये सब भी करते हैं। तो कहानी और एकांकी का जो आयाम होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन नाटक की कथा तो लंबी और बड़ी होती है। तो उपस्थिति करने की जो प्रवृत्ति है उसकी भी नाटक की भी उपन्यास के जैसी ही है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने एक उपन्यास
का उद्भव और विकास पढ़ा, जिसमें हमने उपन्यास शब्द का उद्भव कैसे हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, और उपन्यास के जो प्रथम उपन्यास कौन सा रहा, उसका विकास जो है भारतेंदु युग और प्रेमचंद युग और पूर्वोत्तर युग, इनके अंतर्गत उसके विकास के जो चरण हैं, विकास के जो विभिन्न सोपान हैं, उनको हमने पढ़ा। और जो अनुदित उपन्यास है उनकी चर्चा हमने की। प्रेमचंद युग, और जिसमें सामाजिक समस्या प्रदान जो उपन्यास है, चरित्र प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास और आंचलिक उपन्यास, इन सब की चर्चा आज की क्लास में हमने की। धन्यवाद।